नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। अंकल, मम्मी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई क्या? माँ के कमरे से डॉक्टर को निकलते देख सुरभि ने पूछा। पापा से भी जल्दी लौट आने को कहो। मालती को इस समय तुम्हारी सबके साथ चाहिए। आशुतोष ने सुरभि की बातों को अनसुना करते हुए कहा। डॉक्टर आशुतोष के जाने के बाद सुरभि थकी हारी सी लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। 2 साल पहले से ही पता था कि माँ को कैंसर है। डॉक्टर ने एक तरह से उनके जीने की अवधि तय कर दी थी। पापा ने भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ को लेकर 3-4 बार अमेरिका भी होकर आए और अब वहीं के डॉक्टर के निर्देशानुसार मुंबई के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। अब तो माँ का कॉलेज जाना भी बंद हो गया था। दीदी चाय। कम्मो की आवाज़ ने सुरभि को अपने ख्यालों से वापस लौटा लिया। मम्मी के कमरे में चाय ले चलो, मैं वहीं आ रही हूँ, उसने जवाब दिया और फिर आंखें मूंद ली। सुरभि इस समय एक अजीब सी परेशानी में फंसकर गहरे दुख में घिरी हुई थी। वह अपने पति शिवम को जर्मनी के लिए विदा कर अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर माँ के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। 2 दिन पहले की ही बात है। स्टोर रूम की सफाई करवाते समय माँ की एक पुरानी डायरी सुरभि के हाथ लगी, जिसके पन्नों ने उसकी माँ के दर्द से उसे परिचित करा दिया। ऊपर आ जाओ दीदी। कम्मो की आवाज़ सुनकर उसने ज़्यादा सोचा ही नहीं, उसे मौका भी नहीं मिला। सुरभि ने माँ के साथ चाय पी और हर बार की तरह उन्हें ढेरों बातें करने लगी उनसे। इस बार सुरभि के अंदर की उथल पुथल को मालती नहीं जान पाई थी। सुरभि चाय पीते पीते माँ के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उस निश्चल हंसी के पीछे वह दुख जिसने सुरभि ने हमेशा अपनी माँ की बीमारी का हिस्सा ही समझ लिया था, उसका राज उसे 2 दिन पहले ही पता चला था। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर माँ को इंजेक्शन लगाया और आराम करने को कहा, तो सुरभि भी नीचे अपने कमरे में आ गई। रह रहकर सुरभि का मन उसे कोस रहा था। कितना गर्व था उसे अपने और अपने माता पिता के रिश्तों पर, जहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं था। सुरभि के बचपन से लेकर आज तक उसकी सभी परेशानियों का हल उसकी माँ ने ही तो किया था। फिर चाहे परीक्षाओं में पेपर की तैयारी करने की बात हो या किसी लड़के से दोस्ती की, सभी विषयों पर मालती ने एक अच्छे मित्र की तरह उसका मार्गदर्शन किया था और जीवन को अच्छी तरह से जीने की पूरी तरह से आज़ादी दी थी। उसकी मित्र मंडली को उसको माँ बेटी की इस मैत्रिक रिश्ते से बड़ी ईर्ष्या होती थी। अपनी बीमारी का पता चलते ही मालती को सुरभि की शादी की जल्दी पड़ गई, परंतु उन्हें इस बात के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। परेश के व्यापारिक मित्र व जाने माने उद्योगपति ईश्वरनाथ के बेटे शिवम का रिश्ता जब सुरभि के लिए आया तो मालती ने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। सुरभि ने शादी के बाद अपना जनरल का कोर्स पूरा किया। दीदी, माँ जी खाने पे आपका इंतजार कर रही हैं। खाना खाते समय भी सुरभि का मन माँ से बार बार खुलकर बातें करने को कर रहा था, मगर वो चुप ही रही। माँ को दवा देकर सुरभि अपने कमरे में चली आई। कितनी गलत थी मैं, कितना नाज था मुझे अपनी और माँ की दोस्ती पर, मगर दोस्ती तो हमेशा माँ ने ही निभाई। मैंने तो आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इसमें शायद थोड़ा बहुत कसूर हमारी संस्कृति का भी है, जिसने नवीनता की चादर ओढ़ते हुए समाज को इतनी आज़ादी तो दे दी थी कि माँ चाहे अपने बच्चों की राजदार बन सकती है, मगर संतान तो हमेशा संतान ही रहेगी। उन्हें माता पिता के अतीत में झांकने का कोई हक नहीं होता। आज सुरभि अपने आप में ही सब कुछ कह सुन रही थी। हमारी संस्कृति क्या किसी विवाहिता को इजाजत देती है कि वो अपनी पुरानी गोपनीय बातें या प्रेम प्रसंग की चर्चा अपने पति या बच्चों से करे? यदि ऐसा हुआ तो तुरंत ही उसे चरित्रहीन करार दे दिया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपने पति के अतीत को जानकर भी चुप रह सकती है और बच्चों के बिगड़ते चाल चलन को भी सबसे छिपा कर रख सकती है। सुरभि का हृदय आज तर्क पे तर्क दे रहा था और उसका दिमाग खामोशी से सुन रहा था। सुरभि सोच सोच कर बहुत परेशान हो गई थी। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। माँ की डायरी पढ़कर सुरभि तड़प कर रह गई थी, यह सोच के कि जिन्होंने सारी उम्र इस घर को, उसके जीवन को सजाने संवारने में लगा दिया, जो हमेशा एक अच्छी पत्नी, माँ और उससे भी ऊपर एक मित्र बनकर उसके साथ रही, आज उस स्त्री का एक पन का कोना आज भी गहरे दुख और अपमान की आग में झुलस रहा था। उस डायरी से ही सुरभि को पता चला कि उसकी माँ यानी मालती की एमएससी करते ही सगाई हो गई थी। मालती के पिता ने एक उद्योगपति घराने में बेटी का रिश्ता पक्का किया था। लड़के का नाम अमित साहनी था। ऊंचा कद काठी, गोरा रंग, रोबदार व्यक्तित्व का मालिक था अमित। मालती पहली ही नज़र में अमित को दिल दे बैठी थी। शादी अगले साल होनी थी, इसलिए मालती ने पीएचडी करने की सोची, तो अमित ने भी हामी भर दी। अमित का परिवार दिल्ली में था, फिर भी वो हर सप्ताह मालती से मिलने आगरा चला आता, मगर ठहरता गेस्ट था उसमें ही।
उनकी इस मुलाकातों में परिवार की रजामंदी भी शामिल होती, इसलिए उसका प्यार परवान चढ़ने लगा। पर मालती ने इस प्यार को एक सीमा रेखा में बांधे रखा, जिसे अमित ने भी कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। मालती की परवरिश उनके पिता, बुआ, दादाजी ने की थी। उनकी माँ तो 2 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर मुंबई चली गई थी। उसके बाद किसी ने माँ की खोज खबर नहीं ली। मालती को भी माँ के बारे में पूछने की इजाज़त नहीं थी। बुआ जी के प्यार ने कभी माँ की याद भी नहीं आने दी। बड़ी होने पे मालती ने स्वयं से जीवन भर एक अच्छी और आदर्श पत्नी व माँ बनकर रहने का वादा किया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा भी किया था। उनकी शादी के पहले की दिवाली आई। मालती के ससुराल वालों की तरफ से ढेरों उपहार खुद अमित लेकर घर आया था। अमित ने अपनी तरफ से मालती को रत्न जड़ित सोने की अंगूठी दी थी। इतना इतरा रही थी मालती अपने आप पे। बदले में पिताजी ने भी अमित को स्नेह और शगुन से सिर से पांव तक तोल दिया। दोपहर के खाने के बाद बुआ जी के साथ घर के सामने बैठे बगीचे में अमित और मालती गपशप कर रहे थे। इतने में उनके चौकीदार ने एक बड़ा सा पैकेट और रसीद लाके बुआ जी को थमा दिया। रसीद पर नजर पड़ते ही बुआ जी खींचती हुई बोली, 2 महीने पहले कुछ पुराने एल्बम दिए थे, अब जाके स्टूडियो वाले ने इन्हें चमका कर भेजने की याद आई और पैसे लेने घर के अंदर चली गई। लो अमित, तब तक हमारे घर की कुछ पुरानी यादों में तुम भी शामिल हो जाओ। कहकर मालती ने एक एल्बम अमित की तरफ बढ़ा दिया और खुद देखने लगी। एक संयोग से मालती के बचपन की फोटो वाला एल्बम अमित के हाथ लगा था, जिसमें हर एक तस्वीर को देखकर मालती को चिढ़ा चिढ़ा के वो मजे ले रहा था। अचानक एक तस्वीर पर जाके उसकी नज़र ठहर गई। ये कौन है मालती, जिसकी गोद में तुम बैठी हो? अमित जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। ये मेरी माँ है। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे साथ ही नहीं रहती, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इन्हें जानते हो? मालती ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, अमित ने कहा। ये हम सबको छोड़कर सालों पहले मुंबई चली गई थी। ये स्वर बुआ जी का था। बात वहीं खत्म हो गई। शाम को अमित सबसे विदा लेकर दिल्ली चला गया। इतना पढ़ने के बाद सुरभि ने देखा डायरी के कई पन्ने खाली हैं, जैसे उदास हों। फिर अचानक एक दिन अमित साहनी के पिता का माफी भरा फोन आया कि अब ये शादी नहीं हो सकती। सभी को जैसे सांप सूंघ गया। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अमित 2 सप्ताह के लिए बिजनेस का बहाना करके जापान चला गया। इधर उधर की खूब बातें हुई, पर बात वहीं की वहीं रह गई। एक तरफ अमित के घर वाले जहां शर्मिंदा थे, वहीं दूसरी तरफ मालती के घर वाले क्रोधित और अपमानित। लाख चाहकर भी मालती अमित से संपर्क नहीं बना पाई, न ही इस धोखे का कारण जान पाई। शादी टूटने की जग हंसाई ने पिता को तोड़ डाला। 5 महीने तक बिस्तर पे पड़े रहे और फिर चल बसे। मालती के लिए दूसरा बड़ा आघात था। उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई। बुआ जी ने फिर से मालती को अपने आंचल में समेट लिया। समय बीतता रहा। इस सदमे से उभरने में उसे 2 साल लग गए, तो उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। बुआ जी ने उन्हें अपना वास्ता देके अमित साहनी जैसे मुंबई के जाने माने उद्योगपति के बेटे परेश से उनका विवाह कर दिया। अब मालती अपना अतीत अपने दिल के एक कोने में दबाकर वर्तमान में ही जीने लगी। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। परेश ने उन्हें अपना सब कुछ दिया, प्यार, सम्मान, धन और सुरभि भी। सभी सुखों के साथ जीते हुए जब तब मालती अपनी इस पुरानी टीस को बूंद बूंद डायरी के पन्नों पे लिखती रहती थी। उन पन्नों में जहां अमित के लिए उसकी नफरत साफ साफ झलकती थी, वहीं परेश के लिए अपार स्नेह भी दिखता था। उन्हीं पन्नों ने सुरभि ने अपना बचपन भी पढ़ लिया। सुरभि की सोच में शायद नींद आ गई और रात के 3 बजे सुरभि की आंखें खुली। लेटे लेटे वो माँ के बारे में ही सोच रही थी। वे उन सब दुखों को बांटना चाहती थी, पर हिचक रही थी। अचानक उसकी नज़र उस बड़ी सी पोस्टर नुमा तस्वीर पे पड़ी, जिसमें वो अपने मम्मी पापा के साथ खड़ी थी। वह पलंग से उठकर तस्वीर के करीब आई। काफ़ी देर तक माँ का चेहरा यूं ही निहारती रही। फिर थोड़ी देर बाद इत्मीनान से उस पलंग पर आ बैठी। उसने एक फैसला कर लिया था। सुबह सुबह 6 बजे ही उसने पापा को फ़ोन लगाया। सुनकर सुरभि आश्वस्त हो गई कि पापा के लौटने में अभी सप्ताह भर बाकी है। वो पापा की गैर मौजूदगी में ही अपनी योजना को अंजाम देना चाहती थी। उस दिन वो दिल्ली में रह रहे दूसरे पत्रकार मित्रों से फ़ोन पर बातें करते रही। दोपहर तक उसे ये सूचना मिल गई कि अमित साहनी इस समय दिल्ली में अपने पुश्तैनी मकान में है। शाम को माँ को बताया कि दिल्ली में उसके एक पुरानी सहेली की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रही है और इस फिल्म निर्माण का अनुभव वो भी लेना चाहती है। माँ ने हमेशा की तरह हामी भर दी। सुरभि नर्स और कम्मों को कुछ हिदायतें देकर दिल्ली चली गई। अब समस्या यह थी कि अमित साहनी जैसी बड़ी हस्ती से मुलाकात करना है। दोस्तों की मदद से उन तक पहुंचने का समय तो उसके पास नहीं था, इसलिए उसने अपनी योजना के अनुसार अपने ससुर ईश्वरनाथ से उनके एक ही दोस्त का नाम लेकर अमित साहनी से मुलाकात का समय फिक्स कराया। ईश्वरनाथ के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी।
अगले दिन सुबह 10 बजे का वक्त सुरभि को दिया गया। आज ऐसे वक्त पे पत्रकारिता का कोर्स आज उसके काम आ रहा था। खैर, माँ की नफरत से मिलने के लिए उसने खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अगले दिन पूरी जांच पड़ताल के बाद सुरभि ने ठीक 10 बजे अमित साहनी के सामने खुद को पाया। वो इस उम्र में भी बहुत ही तंदुरुस्त और आकर्षक थे। पोता पोती पत्नी भी उनके साथ थे। अमित साहनी की परिवार सहित उनकी कुछ तस्वीरें लेने के बाद सुरभि ने उनसे कुछ औपचारिक प्रश्न पूछे, पर असल मुद्दे पे अभी नहीं आ पाई थी, क्योंकि उनकी पत्नी भी कुछ ही दूरी पे बैठी थी। सुरभि इसके लिए भी तैयार होकर आई थी। उसने अपनी ऑटोग्राफ बुक अमित साहनी की ओर बढ़ा दी। अमित साहनी ने जैसे ही चश्मा लगा के पेन पकड़ा, उसकी नज़र मालती की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसमें लिखा था, मैं मालती जी की बेटी हूँ और मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते ही अमित का हाथ रुक गया। उन्होंने प्यार भरी एक भरपूर नज़र सुरभि पे डाली और बुक में कुछ लिखकर बुक सुरभि की तरफ बढ़ा दी। फिर चश्मा उतार के पत्नी से आंख बचाकर अपनी नम आंखों को पोंछा। सुरभि ने पढ़ा। उसने लिखा था, जीती रहो, अपना नंबर देकर जाओ। पढ़ते ही सुरभि ने पर्स में से एक कार्ड उन्हें थमा दिया और चली गई। फोन से उनका पता मालूम कर तड़के 5:30 बजे ही अमित साहनी सिर पे मफलर बांधे सुरभि के सामने खड़े थे। सुबह की सैर का केवल यही 1 घंटा है जब मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ, उन्होंने अंदर आते हुए कहा। सुरभि उन्हें इस तरह से देख के आश्चर्य में तो जरूर थी, पर जल्दी खुद को संभालते हुए बोली, सर समय बहुत कम है, इसलिए सीधी बात करना चाहती हूँ। मुझे भी तुमसे यही कहना है, अमित ने उसी लहजे में बोला, जब तक वेटर चाय रखकर चला गया। मेरी मम्मी आप ही की जबान से कुछ जानना चाहती हैं, गंभीरता से सुरभि ने कहा। सुनकर अमित साहनी की नजरें झुक गईं। आप मेरे साथ कब चल रहे हैं, माँ से मिलने? बिना कुछ सोचे सुरभि ने अगला प्रश्न किया। अगर मैं तुम्हारे साथ चलने से मना कर दूँ तो? अमित साहनी ने सख्ती से पूछा। मैं इससे ज़्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं करती, मगर इंसानियत के नाते ही सही, अगर आप उन पर जरा सा भी सम्मान करते हैं तो आप उनसे ज़रूर मिल लीजिए, क्योंकि मेरी माँ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं। कहते कहते नफरत और दुख से सुरभि की आंखें भर आई। क्या हुआ है मालती को? चाय का कप मेज पे रखकर चौंकते हुए अमित ने पूछा। उन्हें कैंसर है और पता नहीं कितने दिन उनके जिंदगी के हैं। सुरभि भले गले से बोलकर, ओह सॉरी बेटा, तुम जाओ, मैं जल्दी ही मुंबई आऊँगा, अमित साहनी धीरे से बोले और सुरभि से उसका घर का पता लेकर चले गए। दोपहर को सुरभि माँ के पास पहुँच गई। कैसी रही तेरी फिल्म? माँ ने पूछा। अभी पूरी नहीं हुई है मम्मी, पर अच्छा लग रहा है, कह के सुरभि माँ के गले लग गई। दीदी कल रात माँ जी खुद उठकर अपने स्टोर रूम में गई थी, लग रहा था जैसे कुछ ढूंढ रही हूँ, बहुत परेशान लग रही थी, कम्मो ने सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद माँ से आंख बचा के उसने उसकी डायरी स्टोर रूम में ही रख दी थी। उसी रात सुरभि को अमित साहनी का फ़ोन आया कि कल 11:30 बजे की फ़्लाइट से मैं मुंबई आ रहा हूँ। सुरभि को माँ की डायरी की हर एक पन्ना याद आ रहा था, जिसमें लिखा था कि काश मृत्यु से पहले एक बार अमित उसके सवालों का जवाब देकर जाता। कल का दिन माँ की ज़िंदगी का अहम दिन बनने जा रहा था। यही सोचते हुए सुरभि की आँख लग गई। अगले दिन उसने नर्स से दवा आदि के बारे में समझकर उसे रात में भी आने के लिए बोल दिया। करीब 1 बजे अमित साहनी उनके घर पहुंचे। सुरभि ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया तो ढेरों आशीर्वाद उसे दे डाले। आप यहीं बैठिए, मैं माँ को बताकर आती हूँ। एक विनती है, हमारी मुलाकात का माँ को पता ना चलने पाए, शायद बेटी के आगे वो कमज़ोर पड़ जाए, सुरभि ने कहा और ऊपर चली गई। मम्मी आपसे मिलने कोई आया है, उसने अनजान बनते हुए कहा। कौन है? माँ ने सूप का बाउल कम्मो को पकड़ाते हुए कहा। कोई मिस्टर अमित साहनी नाम के सज्जन है, कह रहे हैं दिल्ली से आए हैं। सुरभि वैसे ही अनजान बनी रही। कौन आया है? माँ के शब्दों में जैसी एक शक्ति आ गई। ऐसा करती हूँ, आप यहीं रुकिए, उन्हें ऊपर ही बुला लेते हैं। माँ के चेहरे पे आए भाव सुरभि से देखे नहीं जा रहे थे। वह जल्दी से कहकर बाहर आ गई। मालती कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। यह वह मुलाकात थी जिसके बारे में उसने हर दिन सोचा था। थोड़ी देर में सुरभि के पीछे पीछे अमित साहनी कमरे में दाखिल हुए, मालती के पसंदीदा पीले गुलाबों के बुके के साथ। मालती का पूरा अस्तित्व कांप रहा था, फिर भी उन्होंने अमित का अभिवादन किया। सुरभि इस समय माँ की मानसिक अवस्था को अच्छी तरह से समझ रही थी। वह आज माँ को खुलकर बात करने का मौका देना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर आशुतोष के पास उनकी कुछ रिपोर्ट्स लेने के बहाने वह घर से बाहर चली गई। कितने बेशर्म हो तुम, जो इस तरह से मेरे सामने आ गए। ना चाहते हुए भी मालती क्रोध से चीख उठी। कैसी हो मालती? उसकी बातों पे ना ध्यान देते हुए अमित ने पूछा और पास के ही सोफे पे बैठ गए। अभी तक जिंदा हूँ। मालती का क्रोध उफान पे था।
उसका मन तो कर रहा था कि जाके अमित का मुंह ही नोच ले। इसके विपरीत अमित शांत बैठे थे। शायद वो भी चाहते थे कि मालती अपने अंदर का भरा हुआ क्रोध आज पूरी तरह से निकाल दे। होटल ताज में ईश्वरनाथ जी से मुलाकात हुई थी। उन्हीं से तुम्हारे बारे में पता चला था। तभी से मन बार बार तुमसे मिलने के लिए कर रहा था। अमित ने सुरभि के सिखाए हुए शब्द दोहरा दिए, परंतु स्वयं उसके दिल की बात भी यही थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया अमित? अलपक अमित को देख रही मालती ने उसकी बातों को अनसुना कर अपनी बात रखी। इतने में कम वो चाय और नाश्ता रख गई। तुम्हें याद है वह दोपहरी जब मैंने एक तस्वीर के विषय में तुमसे पूछा था? तुमने उसे अपनी माँ बताया था। अमित ने मालती को पुरानी बातें याद दिलाई। मालती यूं ही खामोश बैठी रही तो अमित ने आगे कहना शुरू किया। उस तस्वीर को तुम सबसे छिपाकर एक शक दूर करने के लिए अपने साथ में दिल्ली लेकर गया था। मेरा शक सही निकला था। यह वृंदा यानी तुम्हारी माँ वही औरत थी जो दिल्ली में अपने पार्टनर के साथ एक मशहूर ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर चलाती थी। इससे पहले वो यही मुंबई में मॉडलिंग करती थी। उसका नाम वेंडी था। इसके बाद अमित ने अपनी चाय बनाई और मालती की भी, और उसने आगे बोलना शुरू किया। उस मसाज सेंटर की आड़ में ड्रग की बिक्री, वेश्यावृत्ति जैसे धंधे होते थे। समाज के उच्च तबके के लोग वहां ग्राहक होते थे। ओह, तो ये बात थी। पर इसमें मेरी क्या गलती थी? रोते हुए मालती ने पूछा। जब मैंने एमबीए से नया नया दाखिला लिया था, तब मेरे दोस्तों में से कुछ लड़के भी वहां के ग्राहक थे। एक बार हम दोस्तों ने दक्षिण भारत घूमने का 7 दिन का कार्यक्रम बनाया, और हम सभी इस बात से बहुत रोमांचित थे कि उस मसाज सेंटर से हम लोगों ने 2 टॉप की कॉल गर्ल्स बुक कराई थी। उसमें से एक वेंडी थी, जिसे हाई प्रोफाइल ग्राहकों के बीच पुरानी शराब कह के बुलाया जाता था। उसकी उम्र उसके व्यापार के आड़े नहीं आती थी। अमित ने अपनी बात जारी रखी। उसे अब मालती के सवाल भी सुनाई नहीं दे रहे थे। चाय का कप मेज पे रखते हुए अमित ने फिर से कहना शुरू किया। मेरी परवरिश ने मेरे कदम जरूर बहका दिए थे मालती, पर मैं इतना नीचे नहीं गिरा था कि जिस स्त्री के साथ 7 दिन बिताए हूँ, उसी की मासूम और अनजान बेटी को पत्नी बना के उसके साथ जिंदगी बिताता। मेरा विश्वास करो मालती, यह घटना तुम्हारे से मिलने से पहले की थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मुझे अपने परिवार की बदनामी का भी डर था, इसलिए तुमसे बिना कुछ कहे सुने दूर हो गया। कहकर अमित ने अपना सिर सोफे पर टिका दिया। आज बरसों का बोझ उसके मन से हट गया था। मालती भी अब लेट गई थी और वो भी खामोश थी। थोड़ी देर के बाद अमित चले गए और उनके जाने के बाद मालती बहुत देर तक रोती रही। रात के खाने के बाद जब सुरभि ने अमित के बारे में पूछा तो उन्होंने पुराना पारिवारिक मित्र बताया। लगभग 3 महीने बाद मालती चल बसी, परंतु इतने समय उनके अंदर की खुशी को सभी ने महसूस किया था। उनके मृत चेहरे पर भी सुरभि ने गहरी संतुष्टि भरी मुस्कान देखी थी। माँ की 13वीं वाले दिन अचानक सुरभि को उस डायरी की याद आई। उसमें लिखा था, मुझे क्षमा कर देना अमित, तुमने अपने साथ मेरे परिवार की भी इज्जत रख ली थी। मैं पूर्ण रूप से तृप्त हूँ। मेरी सारी प्यास बुझ गई। पढ़ते ही सुरभि ने डायरी को सीने से लगा लिया। उसे उसे माँ की गर्माहट उस डायरी में ही महसूस हो रही थी। आज उसे खुद पर गर्व था, क्योंकि उसने सही मायने में माँ के प्रति अपनी दोस्ती का फर्ज जो अदा कर दिया था। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।